भावार्थ शुरू करते हैं। पर्वत प्रदेश में पावस, जो कविता कवि श्री सुमित्रानंदन पंत, जो आधुनिक काल के छायावाद के कवि थे, जिनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। यदि कभी आपको अवसर मिले तो पंत जी की बादल कविता अवश्य ढूंढ कर पढ़िए। बहुत सुंदर बादल का वर्णन उसमें किया गया। इनकी सभी कविताएं प्रकृति के सौंदर्य से भरी हुई हैं। पर्वतीय प्रदेश में पावस ऋतु, पावस कहते हैं वर्षा की ऋतु, बरसात की ऋतु। अब बरसात की ऋतु में आप जानते हैं हमारे मैदानी इलाकों में ही बड़े सुंदर से दृश्य हो जाते हैं। जब चारों ओर पानी बरसता है, ठंडी हवाएं चलती हैं, प्रकृति, पेड़ पौधे सब खुश हो जाते हैं, पशु पक्षी खुश हो जाते हैं और अच्छा वातावरण होने से हमारा दिल तो अपने आप ही खुश हो जाता है। जब शीतल हवाएं हमें छूकर निकलती हैं, जब मौसम की गर्मी, जब हम गर्मी के बाद बरसात में प्रवेश करते हैं तो जो गर्मी के भभके होते हैं, गर्मी की गर्म हवाएं, लू, सब जब उस बरसात की ठंडक में दूर हो जाती हैं तो हमारा मन कितना खुश हो जाता है। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश। पावस माने बरसात, ऋतु माने मौसम। पर्वतीय प्रदेश में पावस ऋतु का वर्णन कर रहे हैं। मैंने बताया कि हमारे मैदानी इलाकों में वर्षा ऋतु कितनी सुंदर होती है। कल्पना कीजिए कि पर्वतीय प्रदेश में कभी धूप, कभी छाया और कभी लगता है बादल हमें छूकर निकल गए हैं। हमारे आसपास बादल घूमते हैं। और सुमित्रानंदन पंत की जिस कविता बादल का मैंने जिक्र किया है, उसमें तो बड़ा ही अद्भुत वर्णन उन्होंने बादलों का किया है कि कहीं बादल उन्हें परियों के समान लगते हैं, कहीं बादल उन्हें दैत्य के समान, राक्षस के समान लगते हैं। और यहाँ तक वे सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि पर्वतीय इलाकों में जब बादल घूमते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि किसी एक स्थान पर बरस जाते हैं, दूसरा उसके साथ वाला ही स्थान सूखा रह जाता है। तो ऐसे अद्भुत दृश्य पर्वतीय इलाकों में दिखाई देते हैं। पल में अंधेरा छा जाता है, पल में बरसात हो जाती है, पल में धूप निकल जाती है। तभी तो लोग पर्वतीय क्षेत्रों का भ्रमण करना चाहते हैं। और यदि वर्षा ऋतु में पर्वतीय प्रदेश में घूमने को मिले तो सोने पर सुहागा है। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश। पावस की ऋतु में पर्वतीय प्रदेश का वर्णन किया गया है। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, पल पल में प्रकृति अपना वेश, अपना रूप परिवर्तित, बदल रही है, परिवर्तित कर रही है। जो कविता है वह खड़ी बोली में लिखी गई है और संस्कृत शब्दावली का इसमें प्रयोग किया गया है। और आप देखेंगे अलंकारों से भरी हुई कविता है। अब तो क्लास 10 के सिलेबस में अलंकार भी आ गए हैं, तो मैं बीच बीच में आपको मार्क भी कराऊंगी, आप साथ साथ इनको मार्क भी करते रहेंगे कहाँ कहाँ क्या अलंकार है। जैसे पुनरुक्ति प्रकाश है, अनुप्रास है, प की आवृत्ति है, प की यहाँ आवृत्ति हो रही है। पर्वत प्रदेश, पल पल, परिवर्तित, प्रकृति, इसमें अनुप्रास अलंकार है क्योंकि प की आवृत्ति हो रही है। और पल पल एक शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति होने पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी दिखाई देता है। मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्र दृग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार। मेखलाकार, मेखला के आकार का। मेखला कहते हैं करघनी को। करघनी एक आभूषण होता है जिसे महिलाएं अपनी कमर के चारों ओर पहनती हैं। आपने जो देवी देवताओं की फोटो देखी हैं, देवियों की फोटो देखी हैं, या पुरानी फिल्मों में अगर आपने रानियों को देखा है तो अपनी कमर के चारों ओर सोने का एक आभूषण लपेट कर पहनती थी, तो उसको मेखला कहा जाता था। मेखला के आकार का क्यों कहा है? मेखला के आकार का, जैसे करघनी जो होती है वह एक एक कड़ी से मिलकर बनती है, एक एक श्रृंखला से मिलकर बनती है, ऐसे ही अपार पर्वत यहाँ दिखाई देते हैं। अपार कहते हैं जिसका पार ना पाया जाए, जिसकी कोई सीमा ना हो। मेखला के आकार के अपार पर्वत श्रृंखला पर्वतीय क्षेत्र में दिखाई देती है। पर्वत भी एक के साथ एक ऐसे जुड़े हुए हैं जैसे मेखला में एक के साथ एक कड़ी मिली होती है। अपने सहस्र दृग सुमन फाड़, यहाँ पर रूपक अलंकार है। अपने सैकड़ों पुष्प रूपी नेत्रों को फाड़ फाड़ कर देख रहा है। जैसे हम कहते हैं ना, आंखें फाड़ कर देखना। आंखें फाड़ कर देखना मतलब बहुत गौर से किसी चीज को देखना। तो यहाँ जो सुमन है वो मानो इस पर्वत की आंखें हैं। जब पर्वत पर सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं, बड़े बड़े फूल, तो वो पर्वत की आंखों के रूप में उसकी कल्पना की गई है। मानवीकरण है पर्वत का, यहाँ पर मानवीकरण अलंकार भी है। अपने सैकड़ों पुष्प रूपी नेत्रों को, दृग कहते हैं नेत्र को,
पुष्प रूपी नेत्रों को खोल खोल कर, आंखों को फाड़ फाड़ कर वह देख रहा है। आंखें क्या है उसकी? पर्वत की जो पुष्प है वे पर्वत की आंखें हैं। अवलोक रहा है बार बार। अवलोक माने देखना, बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि एक शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति है और एक वर्ण एक से अधिक बार प्रयोग होने पर यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी दिखाई देता है। बार बार वह इसे देख रहा है। क्या देख रहा है? नीचे जल में निज महाकार। महाकार माने विशाल आकार, निज माने अपना। नीचे जल में अपने विशाल आकार को देख रहा है। अब मैं फिर से बताती हूँ, यहाँ पर पूरे में पर्वत का मानवीकरण अलंकार है। अलंकार मैंने बताए थे ना, देखिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार बताया है, पुनरुक्ति प्रकाश बताया है, यहाँ पर रूपक अलंकार है, पुष्प रूपी नेत्र रूपक अलंकार है। आप लोग अपनी कॉपी में नोट करिए, क्योंकि अलंकार भी आपके सिलेबस में दिए गए हैं। अब इसका सरल शब्दों में हम भावार्थ देख लेते हैं, आपको कॉपी में कैसे लिखना होगा, कैसे आपको समझना होगा। पर्वत का वर्णन है, पर्वत का मानवीकरण किया गया है कि पर्वत की मेखला के आकार की अपार पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उस पर्वत श्रृंखला पर, उस पर्वत पर जब सैकड़ों पुष्प हैं वे उसके नेत्रों के समान दिखाई देते हैं। सैकड़ों अपने पुष्प रूपी नेत्रों को खोल खोल कर, आंखें खोल खोल कर, आंखें फाड़ फाड़ कर वह मानो देख रहा है। नीचे जो उसके जो पैरों के नीचे, जो पर्वत के नीचे जो जल भरा हुआ है वह एक दर्पण के समान दिखाई देता है। जैसे शीशे में हम अपनी छवि देखते हैं, वैसे ही ये नीचे उसमें अपने आकार को देख रहा है। क्यों देख रहा है? क्योंकि वह हैरान है, उसे पता ही नहीं है पर्वत को कि उसके जो आकार है वह इतना विशाल है, इसलिए बड़ी हैरानी से वह नीचे अपने विशाल आकार को देख रहा है। जिसके चरणों में पलाताल दर्पण सा फैला है विशाल। दर्पण सा में उपमा अलंकार है, दर्पण के साथ तुलना की गई है। उसके चरणों में, पर्वत के नीचे जो है वह जल भरा हुआ है, तालाब है, ताल कहते हैं तालाब को, तालाब है जिसमें वह दर्पण के समान अपनी विशाल आकृति को देख रहा है।